नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। वर्ष 2020-21 के लिए 2,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। वित्त मंत्री ने कहा, ज्यादातर जन कल्याण योजनाओं के लिए है राशि। वर्ष 2016-17 के अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी मुहर। शुक्रवार को राज्यसभा से होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 समेत 4 अहम विधेयक पारित। राज्यसभा के एजेंडे में महामारी संशोधन विधेयक 2020, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा के एजेंडे में कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 समेत श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयक किए जाएंगे पेश। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। सोमवार से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र के 2 बहस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा भारत की भागीदारी का मुख्य आकर्षण। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मंत्री स्तरीय बैठकों में करेंगे भागीदारी। और कोविड-19 महामारी के 30 संभावित टीके परीक्षण के विभिन्न चरणों में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का लोकसभा में लिखित जवाब। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। कहा, ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले वाहनों पर नहीं लगाई जा सकती कोई पाबंदी। पिछले एक दिन में कोरोना से 87,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। लोकसभा में कल कराधान और अन्य विविधा कुछ प्रावधानों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 पेश किया गया। इस विधेयक के जरिए करदाताओं के लिए अनेक राहत उपाय लाने के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसमें टैक्स से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने ये साफ किया है कि इस विधेयक में राज्यों के अधिकारों को कम नहीं किया जा रहा। राज्यों के जीएसटी की हिस्सेदारी का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकारों के हिस्से का भुगतान करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि विवाद से विश्वास योजना 2020 कोई माफी योजना नहीं है। I have a feeling there is definitely a misunderstanding. ये फोर्स मेजर क्लॉज को उपयोग करते हुए हम किसी स्टेट का अधिकार को छीन नहीं रहे, हमारी जिम्मेदारी को निभाने में से दूर नहीं हो रहे। स्टेट्स को जो देना है उससे आप भाग रही हो, वो आर्ग्यूमेंट एकदम गलत है। हम कहीं भी स्टेट्स को जो पैसा देना है उसको ना देंगे, ऐसे कहीं बयान नहीं दिया। हमारे ऑब्जेक्ट भी वो नहीं है। लोकसभा ने वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तहत 2,35,852 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी गई। निचले सदन ने वर्ष 2016-17 के अतिरिक्त अनुदान की मांगों को भी मंजूरी प्रदान की। अनुदान मांगों पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये शायद अनुदान की मांगों के तहत मांगी गई सबसे बड़ी राशि है, जिसमें 2,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी मांगी गई। उन्होंने कहा कि अनुदान की मांगों के तहत ये बड़ी राशि काफी हद तक जन कल्याण योजनाओं के लिए है, ताकि लोगों तक पैसा पहुंचे। This is probably the first time that this kind of amount has been ever pitched in a
supplementary demand because the gross additional expenditure of 2,35,852 crores with a net cash outgo of 1,66,983 probably is one of the highest that budgets have seen in this country. Additional resources which are being placed in this first supplementary demand for grants largely is going towards people-centric activities so that monies can reach people. मनरेगा को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अनुदान की मांगों के तहत इस बार मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके अलावा इस बार के बजट में 61,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस तरह मनरेगा के लिए इस बार कुल राशि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हो जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद मनरेगा का आवंटन लगातार बढ़ता गया और इसे प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लोगों तक पहुंचाया गया है। In the budget speech, I had mentioned that we will be spending about 61,500 crores for Manrega. 61,500 crores for Manrega और इस बार ये 40,000 जोड़ते हुए it touches 1 lakh crores. So Manrega के द्वारा highest ever spent is happening, and this normally is something which our opponents should also recognize. टेक्नोलॉजी उपयोग करते हुए डायरेक्टली जिन जिन को वर्क दिलाना चाहिए, क्योंकि मनरेगा डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, उसमें जो मांगते हैं उनको कार्ड में निकाल करके उनके नाम उनको देना पड़ता है और उनको पैसा सीधा उनके अकाउंट में जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर संग्रह में 29.1% की गिरावट आई है, लेकिन राज्यों को निर्बाध रूप से पैसा जारी किया गया है। उन्होंने कहा इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यों को कर संग्रह का 49% पैसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। सरकार कोविड के हालात में भी राज्यों का पैसा नहीं रोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है। आज के एजेंडे की अगर हम बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल हैं। उच्च सदन की पूर्व सदस्य नाजनीन फारूक के निधन पर उन्हें सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। राज्यसभा में आज 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें महामारी संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा सदन में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल है। इसके अलावा सदन में कई अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट से संबंधित विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा, द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अखिलेश जी, संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है और अगर आज के एजेंडे की बात करें, दोनों सदनों में विधायी कामकाज की बात करें तो क्या है आज का एजेंडा? देखिए अमृता, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अभी जिस परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जी रही है, उसका पूरा प्रतिबिंब आपको लोकसभा में भी दिख रहा है और लोकसभा में जो पेश किए जाने वाले बिल हैं
उन पर भी दिखता है। तो जैसे आपने खुद पढ़ा कि राज्यसभा में एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट हैं, तो एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के अंतर्गत उन लोगों को सुरक्षा दी जाएगी जो महामारी में काम करते हैं लोगों के लिए, और उनके खिलाफ किसी तरह की हिंसा होती है उनको हर तरह की सुरक्षा दी जानी है, जिसको कि डिक्लेयर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। उसी तरह से जिम्मेदारी लाने वाला एक एक्ट आने वाला है, बिल आने वाला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट राज्यसभा में, जो कि लोकसभा में पास हो चुका है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स को और ज़्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए यह एक्ट लाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई कोऑपरेटिव बैंक्स में इस तरह की स्थितियां बनी कि लोगों का विश्वास कोऑपरेटिव बैंक से उठने लगा था, तो इसीलिए जिम्मेदारी डालने के लिए। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी ऐसा है कि जो गैर जिम्मेदार तरीके से जो कोई भी कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट दिवालिया घोषित कर देती है और किसी भी तरह की लायबिलिटी से भागने की कोशिश करती है, तो वैसे लोगों को पकड़ने के लिए, उनको कानून के तहत आने के लिए और उन पर जिम्मेदारी तय करने के लिए राज्यसभा में ये बिल लाया जा रहा है। और लोकसभा में अगर देखेंगे कि जैसा कि आपने बताया, 3 जो अहम बिल हैं वो सामाजिक सुरक्षा से हैं। ये ऑर्डिनेंस भी लाए गए थे और ऑर्डिनेंस के बाद इन्हें बिल का शक्ल दिया जा रहा है। और इस मामले में कि देखिए अब आगे आने वाला जो युग होगा पोस्ट कोरोना पीरियड, वह निश्चित तौर पे जो सरकार लगातार बोल रही है, हर आदमी फील कर रहा है कि यह एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड वो वर्ल्ड होगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट देना, लोगों को किसी न किसी काम में लगाना और उनको एक उत्पादक तरीके से उनको इन्वॉल्व करना पूरे सोसाइटी से। इसलिए 3 जी अखिलेश जी, अहम बिल जो हैं वो आज के दिन पेश किए जा रहे हैं। विधायी कामकाज के लिहाज से बेहद अहम दिन। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मॉनसून सत्र के 5वें दिन कल राज्यसभा से 4 विधेयकों को मंजूरी मिली है। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 को भी उच्च सदन से मंजूरी मिल गई। दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किया गया। देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने में लगे हुए हैं। जब भी स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत का इतिहास सरकारों के कामों का लिखा जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने हेल्थ के रिफॉर्म्स देश में हुए हैं और उनको जितना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, इसको समय जो है हमेशा जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से स्मरण करेगा। उच्च सदन में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 पर एक साथ चर्चा कराई गई। चर्चा के जवाब के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जिस उद्देश्य से आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था, वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। सरकार हर तरीके का जो मोस्ट मॉडर्न और जो मोस्ट यूज़फुल जो रिफॉर्म जो मेडिकल एजुकेशन में और सारे इंडियन सिस्टम्स में और दूसरे मॉडर्न सिस्टम्स में होना चाहिए, वो कर रही है। कानून बनने के बाद ये विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश की जगह लेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों के सांसदों ने इस बिल पर अपनी राय रखी, साथ ही सरकार से कई सवाल भी किए। Sir, is this Atmanirbhar Bharat? Is this modern India, where the government has been taking 3 years' time to constitute only a simple council, homeopathic central council? It takes 3 years' time to constitute. So this is our objection, sir. ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के माध्यम से कि अब होम्योपैथी और इंडियन सिस्टम्स के बीच में एक साइंटिफिक रिसर्च की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जैसे आपने देखा कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और CSIR के बीच में पहली बार एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया है, जिससे उनमें रिसर्च के द्वारा उनके साइंटिफिक एविडेंसेस को एस्टैब्लिश किया जा सके। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना का मरीज जाए तो एक दिन में 1-1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। 1-1 लाख। तो सबसे सस्ती तो होम्योपैथी है और कई ऐसे रोग हैं जिसमें एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है।
जैसे मत्स्य हो जाते हैं वहां से टाक, ये सब इसका केवल होम्योपैथी में इलाज है। कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए संसाधन जुटाने की मुहिम से सांसदों के वेतन में कटौती से जुड़े विधेयक पर संसद की मुहर लग गई। राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद इस बिल को मंजूरी दी गई। वहीं मंत्रियों के वेतन भत्ते में कटौती से जुड़ा विधेयक भी पारित कर दिया गया। सांसद वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को उच्च सदन से शुक्रवार को पारित कर दिया गया, जबकि लोकसभा से इसे पहले भी मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संकट के समय में सरकार को धन की जरूरत है और संसद को इस संबंध में अपने खर्चों में कटौती कर आदर्श उपस्थित करना चाहिए। ये विधेयक 1 वर्ष की अवधि के लिए सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का प्रावधान करता है। Whatever I say, this is a 2 years temporarily, this is suspended, and all other things, only this bill relates to. One is minister's salary deduction, reduction in the minister's salary, MP salary. वहीं मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 भी शुक्रवार को पारित हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए सरकार संसाधन जुटा रही है। ये विधेयक 1 वर्ष की अवधि के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% की कटौती का प्रावधान करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने सोचा है हम एक आदर्श दिखना चाहिए। इसी दृष्टि से पहले मंत्रिमंडल के सदस्य सभी लोग अपने जो अलावेंस होगा उसमें 30% कम करके सेविंग करना चाहिए। ये कितना पैसा है इसका महत्व नहीं है, ये प्रधान सेवक से लेके सभी मंत्री तक सभी लोग कुछ बचत करके लोगों को आदर्श दिखना चाहिए। कोरोना महामारी से पैदा हालात के मद्देनजर सांसदों के वेतन को 30% कम करने के उद्देश्य से 7 अप्रैल को संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन अध्यादेश जारी किया गया था, जबकि 9 अप्रैल को मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र के बारे में कहा कि इस बार का सत्र कई तरीकों से ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले इस डिजिटल सत्र की 2 बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तिरुमूर्ति ने कहा कि पहली बहस एक सामान्य बहस है जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वक्तव्य रखेंगे। वहीं सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र की शुरुआत को लेकर दूसरी बहस एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन निश्चित रूप से भारत की भागीदारी का मुख्य आकर्षण होगा। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की तर्ज पर होने वाली कुछ मंत्री स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक अलग तरह की परिस्थिति में इस सत्र में भाग लेने जा रहे हैं जो कि बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं कोरोना संकट और ये महत्वपूर्ण बैठक दोनों हम लोगों को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेगा। This time the UN General Assembly will be historic and in more than one way. As far as India is concerned, the highlight will be the participation of Prime Minister Modi in the 2 debates in the high-level segments starting on Monday. The first is of course the general debate where he will deliver our national statement. The other is the high-level plenary meeting to commemorate the 75th anniversary of the United Nations on Monday. His address will certainly be the highlight of our participation in the UN General Assembly. भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल परिसंघ एफिक के द्वारा शुक्रवार को भारत जापान रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सहयोग में काफी बढ़ोतरी देखी है। भारत जापान रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जापान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई और भारत में जापानी कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है। विदेश मंत्री ने कहा कि जापान अकेला देश है जिसके साथ भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन और दोनों देश अपनी 2-2 मंत्रालयों की साझा वार्ताएं भी आयोजित करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इससे भारत और जापान के बीच आपसी हितों और विश्व के प्रति उनके दृष्टिकोण में पूर्ण तालमेल का पता चलता है।
एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने हिंद प्रशांत परिकल्पना को ठोस आकार देने का प्रयास किया है। और देश में पिछले 2 दिनों के दौरान बड़ी संख्या में कोरोना से जो रोगी हैं वो ठीक हुए हैं। 18 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश ने एक दिन में अभूतपूर्व रिकवरी दर हासिल की। पिछले एक दिन में 87,472 रोगी ठीक हुए। पिछले 11 दिनों से लगातार 70,000 से अधिक रोगी हर रोज ठीक हो रहे हैं। रिकवरी दर बढ़कर 78.86% हो गई है। अभी कुल 41,12,551 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण कुछ राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा पहुंचाने की कोशिशों का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन आवश्यक स्वास्थ्य वस्तु है और इसकी निर्बाध आपूर्ति में किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि कुछ राज्य विभिन्न नियमों और कानूनों का हवाला देकर उनके यहाँ बनाई जा रही मेडिकल ऑक्सीजन की दूसरे राज्यों में आपूर्ति में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि सभी राज्यों को ये सुनिश्चित करना होगा कि मेडिकल ऑक्सीजन की एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति में किसी तरह की कोई बाधा न आए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑनलाइन रहते समय सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि डिजिटल लेन देन पर निर्भरता के कारण वित्तीय धोखाधड़ी के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़े हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 लेकर आई है, जिसमें भारत की समृद्धि के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, लचीले और जीवंत साइबर स्पेस को शामिल किया गया। डोभाल ने शुक्रवार को केरल पुलिस की ओर से डेटा प्राइवेसी व हैकिंग पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में कहा, कोरोना महामारी के कारण काम करने के माहौल में बदलाव आया है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर निर्भरता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन काफी डेटा शेयर हो रहा है और सोशल मीडिया की मौजूदगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां हम अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसे में हैकर भी इसे अपने लिए अवसर के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में हम सभी को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। नेपाल रेलवे के विकास में भी अब भारतीय रेलवे भागीदार बन रहा है। कोंकण रेलवे ने नेपाल रेलवे को 2 आधुनिक डेमो ट्रेन सेट मुहैया कराए। भारतीय रेलवे की उत्पादक इकाई इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में इन डेमो ट्रेनों का डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है। भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच इन दोनों ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। 34 किलोमीटर लंबी इस रेल लिंक को इरकॉन द्वारा तैयार किया गया है। इंडिया नेपाल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत भारत सरकार के वित्तीय अनुदान में इस रेलवे लिंक को तैयार किया गया है। भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त विमानवाहक पोत विराट आज मुंबई से अपने आखिरी सफर पर रवाना होगा। इसे गुजरात के भावनगर स्थित में लाया जाएगा, जहां दुनिया के सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड में इसे तोड़ दिया जाएगा। करीब 30 साल भारतीय नौसेना की शान रहे आईएनएस विराट को 6 मार्च 2017 को भारतीय नेवी की सेवा से मुक्त कर दिया गया था। 1984 में रॉयल नेवी से सेवानिवृत्त होने के बाद इसे 1984 में ही भारतीय नौसेना ने खरीदा और 1987 में इसे आईएनएस विराट के नाम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। समुद्री तटों को पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने को लेकर छुड़ी मुहिम के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग के दर्जे में शामिल करने की सिफारिश की। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे की पूर्व संध्या पर कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार 8 भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए सिफारिश की गई। जिनकी सिफारिश की गई है उनमें गुजरात के शिवराजपुर, ओडिशा का गोल्डन तट, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, कर्नाटक का पदुबिंद्री और कसरकोद के साथ अंडमान एवं निकोबार और दमन-दीव के एक-एक तट शामिल हैं। I am very happy that people around the globe are launching Coastal Cleanup Day today, and we also have come out with our own hashtag
I am saving my beach. Clean beaches are testimony to the good environment on the in the coastal area. This is very important, otherwise the problem of marine litter and many other problems of spill in oil and everything causes disturbances to the aquatic life. और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।